नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा और इसके 16 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 17वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 17वें पार्ट को शुरू करते हैं। यह बात सुनकर आलोक ने विवान के गोरे गालों पर अपने पांचों उंगलियों को निशान लगाना चाहा, लेकिन फिलहाल अपमान को पचा लिया। इस आदमी को मारने का कोई मतलब नहीं है। खुले गंजी पहने हुए आधे नग्न शरीर पर कई घाव हैं। इसके अलावा आलोक को इस बात को लेकर काफ़ी संशय है कि वह अपना मुंह खोलने पर भी अदालत में कितना सच बतला पाएगा। और वॉइस रिकॉर्डर लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हर बार एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता। तुम तो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे ना, है ना? आलोक ने मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करते हुए कहा। विशाल और विवान के कपड़े उसकी आंखों के सामने चमक रहे थे, जो बेगूसराय में रघु ठक्कर के घर और विवान के पैतृक घर में मिले थे। आलोक कुछ देर पूर्व ही अवनी के पूर्व ससुराल से पूछताछ करके ही लौटा है। दोनों भाइयों के बीच संबंध के बारे में पूछताछ करते हुए अचानक बंद अलमारी पर नजर पड़ी। पता चला कि यह कमरा सिर्फ विवान की पत्नी ही इस्तेमाल करती है। कहने की जरूरत नहीं है कि विवान की पत्नी और विवान एक साथ एक ही कमरे में नहीं रहते हैं, भले ही उसने अपनी माँ की पसंद के अनुसार शादी तो की है। तुम अपने बड़े भाई से इतना प्यार करते हो कि तुम दोनों एक ही रंग की शर्ट पहनते हो, आलोक ने कहा और विवान की ओर फोन बढ़ाया। एक ही रंग और अलग अलग आकार की दो शर्ट चमक रही हैं। विवान को अपनी तस्वीर दिखाने के बाद आलोक दूसरी तस्वीर को थोड़ा करीब से दिखाया। एक ही नीले रंग की दो अलग अलग आकार की टी शर्ट वहां भी दिखाई देती हैं। उसके बाद शर्ट के कुछ और भी जोड़े। तुम दोनों भाई जुड़वा भाई हो क्या रे? इतनी समानता, मैचिंग कपड़े खरीदना, चश्मे भी एक ही तरह के। कटाक्ष को पचा लेने के बाद विवान की नज़र अगली फोटो पर जाती है। अवनी और आलोक की एक मुस्कुराती हुई फोटो, जिसमें दोनों एक दूसरे को पकड़कर खड़े हैं, प्रेमी प्रेमिका की तरह। तुम्हारे फोन पर अभी कैसे आई? विवान की पूरी मर्दाना आवाज से छोटी सी काल कोठरी गूंजने लगी। विवान ने आलोक के फोन में सहेजी अवनी और आलोक की सभी जोड़े तस्वीरें अब तक देख ली थी। पलक झपकने से पहले ही अचानक विवान ने आलोक के हाथ में पकड़ा मोबाइल फोन छीन लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, महंगे हैंडसेट को जोर से दीवार पर पटक दिया। एक कठिन प्रहार से हैंडसेट लगभग टूटकर चारों ओर बिखर गया। तेरी तो। भले ही आलोक इस घटना को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, लेकिन आलोक गुस्से और दर्द में अपना फोन तोड़ने के लिए विवान पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। लेकिन उससे पहले कि विवान ने आलोक के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। अवनी केवल मेरी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसके शरीर को छुआ? बाहर खड़े आरक्षक स्थिति को गंभीरता को देखते हुए अंदर आ गए। उनके संयुक्त प्रयासों से विवान को अलग किया गया, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। सांप की तरह लगातार फन फैलाए डसने के लिए उतावला हो रहा था। मेरे और अभी के बीच में जो कोई भी आएगा, मैं उसे दफना दूंगा। मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर हाथ उठाना, वो भी जेल में अधीनस्थ अफसरों के सामने। आलोक ने अपने छोटे से कैरियर में जितने भी अपराधी देखे थे, उनमें से कोई भी विवान जैसा क्रूर नहीं था। आलोक कई नशे में धुत व्यभिचारी अपराधी लोगों के संपर्क में आया, लेकिन विवान उनके लिए एक अपवाद है। आकर्षक सुंदरता और व्यक्तित्व के संयोजन के साथ यह व्यक्ति अंतरहीन धैर्यवान है। चोटों से लथपथ शरीर के बावजूद पूछताछ के दौरान यातना के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा। शरीर के तमाम दर्द के बावजूद उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। लेकिन आज आलोक के मोबाइल फोन में फोटो देखकर विवान के हमले से आलोक पूरी तरह से चौंक गए। ड्यूटी पर अधिकारी पर हाथ उठाने की सजा के रूप में पुलिस की पिटाई, फिर भी विवान के होठों के कोनों पर संतोष की मुस्कान। बेतरतीब थप्पड़ और घूंसे से पस्त खूबसूरती से तराशे गए शरीर को नहीं छू सका। मानो उसने फोन तोड़कर अवनी की मेल बंधन को फोटो से नष्ट करने के बाद असीम संतुष्टि का अनुभव किया हो। जेल के पिंजरे की दीवारों पर पिटाई की आवाज़ सुनी जा सकती है, लेकिन विलाप का कोई निशान नहीं है। पिटाई की नीरस आवाज़ सुन सुनकर आलोक के कान थक गए। अनजाने में ही टूटे महंगे हैंडसेट को अपनी तरफ आलोक ने खींच लिया। बेजान मशीन पर यातना के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं।
विवान की ही तरह कि अंतर केवल चेतन और निर्जीव के बीच नहीं है। एक तो अत्याचार के बाद अपनी जड़ता के कारण चुप है और दूसरा अपनी अजीब प्रकृति के कारण। क्या इसे ही प्यार कहता है या सिर्फ जुनून? टूटे हुए हैंडसेट से मेमोरी कार्ड निकालते हुए आलोक ने अपने आप से कहा। दरअसल इस छोटी सी चिप में ही अवनी और आलोक की फोटो सुरक्षित रखी गई थी। कहने की जरूरत नहीं है कि विवान ने फोन तोड़ने के बाद भी फोटो को नुकसान नहीं पहुंचाया है। विवान पागल की तरह व्यवहार करने लगता है। अगर कोई उसकी प्रेमिका को छू ले या देख ले, फिर उसने अपने बड़े भाई के साथ अवनी की शादी को कैसे स्वीकार किया? जैसे ही यह विचार आया, आलोक की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी धारा बह गई। तो क्या अवनी से शादी करने के लिए विवान ने ही अपने बड़े भाई को मार डाला? आलोक की नज़र दोनों भाइयों की पसंद में समानता पर जाती है। एक ही रंग की अलग आकार की शर्ट कंप्यूटर की डिजिटल स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि आलोक को रघु ठक्कर के घर पर ही दोनों भाइयों की एक ही तरह की कमीज मिली थी। नहीं नहीं, विशाल जिंदा है। नहीं तो उसका पर्सनल अकाउंट कैसे लॉगिन हुआ? रघु के घर में दो भाइयों के कपड़े कैसे मिले? आलोक मन ही मन अपने विश्वास और अविश्वास को टटोलते हुए कांस्टेबल को चिल्लाते हुए बुलाता है। विवान को किसी अन्य सेल में ट्रांसफर करो। मुझे नहीं लगता कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है। और उसके लिए एंटीसेप्टिक दवा खरीद कर दे दो उसे। यह भी सुनिश्चित करें कि नए सेल में बाथरूम या शौचालय नहीं हो। जो आदेश सर, कांस्टेबल ने कहा। लेकिन सर, आपकी आखिरी बात समझ में नहीं आई। अगर कोठरी में बाथरूम शौचालय नहीं होगा तो सर, मैं उसे इनमें से कोई भी काम नहीं करने दूंगा और उसे दम भर खिलाओ। आलोक ने सिपाही की बातों के बीच में ही कहा। उसका सिर गुस्से से कांप रहा है। उसका बुद्धिमान दिमाग उसे बता रहा है कि विवान ठोस धातु से बना है। हड्डियां टूट भी जाए तो टूट जाए, लेकिन वह टूटे हुए मोबाइल फोन की तरह खामोश रहेगा। इसलिए आलोक ने प्राकृतिक क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाया। वह एक पल के लिए रुका और फिर कहा, और सुनिश्चित करें कि सेल अलग हो, अन्यथा वह फिर से हंगामा करेगा। कमरे में वेंटिलेटर नहीं होना चाहिए, एक पंखा भी नहीं। ठीक है सर। सिपाही के जाते ही आलोक ने विवान के कोठरी की तरफ कदम बढ़ाए। विवान का थका हुआ शरीर खटिया पर बैठा झपकी ले रहा था। बेकार की इतनी मेहनत से फोन तोड़ा। फोन तोड़कर तुम्हें क्या मिला? आलोक ने कैदी के सामने अपनी जेब में से मेमोरी कार्ड निकाल कर दिखाया। यह देखकर विवान फिर आलोक की तरफ जख्मी शेर की तरह दौड़ाए, जैसे कोई बाघ मारा गया हो। दोनों के बीच मजबूत लोहे की बाड़ गवाह थी उनकी बातचीत की। क्या तुम अभी से इतना प्यार करते हो? आलोक ने लोहे की छड़ के बीच अपनी नाक टिकाए हुए कहा। लोहे की छड़ की ठंडक में डूबकर आलोक ने फिर से अपना कंठ नीचे किया और पूछा, तुम्हारे बड़े भाई ने भी तो अवनी को छुआ था। वह आदमी तुमसे तुम्हारा प्यार छीनकर अपनी वासना को संतुष्ट किया। आज अगर मैं तुम्हारे बड़े भाई विशाल होता तो क्या तुम एक कायर की तरह मुझे सहन करता या दौड़ आता, जैसे कुछ समय पहले मेरी ओर दौड़ाया था? आलोक ने अपनी गाल की हड्डी पर हाथ रखते हुए कहा, जो विवान के मुक्के से दर्द से नीला हो गया था। जमा हुआ काला धब्बा विवान की शक्ति की तीव्रता को दर्शाता था। आलोक को अपनी मंगेतर अवनी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले ही वह नहीं चाहता था, लेकिन इस उम्मीद में कि अगर विवान अपना आपा खोकर अपनी किसी भी हरकत का पर्दाफाश कर दे। हालांकि आलोक की यह चाल काम नहीं आई। विवान का चेहरा बिना कोई जवाब दिए मुस्कान से भर गया। गर्म हवा की एक चमक उठी और फुसफुसाने लगी। फिर विवान ने कहा, खबरदार उसे अभी मत कहना, अन्यथा लोहे की छड़ के बीच में से एक और मुक्का दूंगा तो तुम अस्पताल में होंगे। जब उसने विवान के होठों पर चमकीले सफ़ेद दांत को बाहर निकलते देखा तो उसे एक थप्पड़ जड़ने का मन कर रहा था, लेकिन अंत में उसे खुद को रोकना पड़ा। भले ही वह प्रतिद्वंदी की मन स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन आलोक ने बड़ी सावधानी से अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। अभी और मैं एक दिन बाद ही शादी कर रहे हैं। क्या तुम इसे रोक सकते हो? या कायर की तरह जेल के एक कोने में बैठे बैठे बेटाडीन मलहम रगड़ोगे अपने आंसू पोंछते हुए? बात खत्म होने से पहले ही आलोक के चेहरे पर एक और मुक्का लग गया।
गनीमत रही कि निशाना चूक गया और मुक्का लोहे के खंभे पर जा लगा। विवान के चेहरे पर अवर्णनीय दर्द पीड़ा थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। फिर दर्द में बड़बड़ाते हुए होठों पर मुस्कान के साथ कहा, मार दिया है। जो भी अभी के पास आएगा मैं उसे भी मार दूंगा। क्या? लेकिन क्यों? तुमने अपने बड़े भाई को। आलोक ने अपनी सांस को अपने गले के पास रखते हुए कहा। आलोक अभी भी उन शब्दों पर विश्वास नहीं करना चाहता था जो उसने एक पल पहले ही सुने थे। मैंने कहा? क्या कहा? तुम बहुत ज़्यादा ही सुनते हो। विवान के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फिर से आ गई। मैंने तो कुछ नहीं कहा। अचानक आपको क्या हो गया सर? विवान की बातें सुनकर आलोक सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। उसने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आज वह अपने साथ समझदारी से साउंड रिकॉर्डर ले आते तो चिंता की कोई बात ही नहीं होती। कौन विश्वास करेगा कि विवान ने कुछ समय पहले अपना अपराध स्वीकार किया है? ये शब्द कहकर आलोक जेल कोठरी की लोहे की छड़ को अत्यधिक क्रोध से हिलाने लगा। बताओ, तुमने अपने भाई की हत्या कैसे की? तुमने उसे क्यों मारा? मैं क्यों अपने भाई को मारूंगा? मैं तो उनसे प्यार करता था। क्या आपने नहीं देखा सर? हम एक ही रंग के कपड़े पहनते थे। विवान अपनी मूंछों से लटकी एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ अपने बयान से 180 डिग्री मुड़ गए। इंद्रधनुष के 7 रंग पतली और धूर्त आंखों में खेल रहे हैं। आलोक उस दिशा से नजरें हटाकर अपनी कुर्सी पर लौट आए। फिर उसने पायल को टेबल पर पड़े लैंडलाइन फोन से फोन किया। कई बार घंटी बजने के बाद पायल ने फोन रिसीव करते ही आलोक ने झट से कहा, पायल, विशाल जीवित नहीं है। विवान ने अपने भाई को मार डाला है। उसने हमारे पूरे विभाग को चूना लगाया है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हत्या को स्वीकार करने के बाद भी वह आदमी अपने पूरे बयान से मुकर गया है। तुम रघु को हमें स्थानांतरित करने के बाद बेगूसराय फिर लौट जाना, आलोक ने पायल से कहा, जो दूसरी तरफ थी। फिर उसने टेबल पर पड़े राइटिंग पैड को अपनी ओर खींच लिया। विभाग के आगे के निर्देश वहां छोटी लिखावट में लिखे गए थे। विमान के बैंक खाते को सील करें और एयरवे एजेंसी से विमान की यात्रा हिस्ट्री भेजने के लिए कहें। ओके सर, पायल ने कहा। फिर आलोक के दिमाग में जो योजना बनी थी उसका खुलासा किया। बेगूसराय के पास सभी शमशान और कब्रिस्तान की एक सूची बनाओ और पता करो कि बेगूसराय के पास कितने सुनसान स्थान हैं। और कुछ सर? पायल की आवाज़ आने पर आलोक 2 पल चुप रहे। ऐसा लगता है कि वह अपने दिमाग में शब्दों को व्यवस्थित कर रहे हैं। रघु ठक्कर के कान में जहर डालने का काम शुरू करो। सबूत ना मिले तो वही शख्स हमारी दौलत है। आखिरी निर्देश देने के साथ ही आलोक हताश होकर कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने अवनी को फ़ोन लगाया। अवनी का घर, 9 महीने जिसे मैंने गर्भ में रखा, जिसे मेहनत से बड़ा किया, अपनी थाली का खाना खिलाकर उसके पेट की भूख मिटाई, लाभ क्या हुआ? खाली बहसबाजी। और कुछ पूछो तो कहती है मैं जवाबदेही मांग रही हूँ। सीमा देवी कढ़ाई से तेल पोंछते हुए अपने आप से बड़बड़ा रही थी। कुछ समय पहले ही आलोक की माँ अवनी के घर से अपने कमजोर शरीर के साथ लौटी हैं। तरह तरह के व्यंजन बनाकर उसे खिलाने की जिम्मेदारी सीमा देवी ने ही ली थी। लेकिन कहने की जरूरत नहीं है कि इस शादी में उनकी सहमति अभी भी नहीं है। पहले ही एक व्यक्ति का जीवन नष्ट कर चुकी है, अब अवनी दूसरे व्यक्ति को नष्ट करने जा रही है। मैंने कितनी बार बताया कि यज्ञ कर लो, लेकिन वह मेरी बात सुने तब ना। सीमा देवी काम के साथ साथ दीवार के साथ लगातार बकबक कर रही हैं। मुझे पता था कि लड़कियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं। मेरी किस्मत देखो, लड़की शादी से पहले ही पराई हो गई। माँ से मौसी का दर्द ज़्यादा हो गया। रसोई के किनारे से चलते हुए अवनी ने अपनी माँ की बकबक सुनी, लेकिन आज मन उसकी बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। सीमा देवी ने मन में अंधविश्वास की झूठी जड़ें जमाने के बावजूद समधी के साथ बिल्कुल भी दुर्व्यवहार नहीं किया। अपने हाथों से खाना बनाने के अलावा उन्होंने उनके साथ अच्छे से बात भी की। अवनी के जेहन में दोनों माँओं के मुस्कुराते हुए चेहरे अभी भी जिंदा हैं। माँ को बड़बड़ाते देख अवनी हंस पड़ी। फिर पीछे से सीमा देवी के छोटे से शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हारी बेटी पराई नहीं हुई है माँ, और माँ से ज़्यादा मौसी का प्यार भी ज़्यादा नहीं हुआ है। इधर
विवान का मजबूत शरीर ईंट पत्थर की दीवारों से घिरा जेल की कोठरी में एक कोने में बेहोश पड़ा है। जो उसे करीब से नहीं देखेगा वह सोचेगा कि आदमी मर चुका है, लेकिन चौड़ी छाती में हल्की हरकत सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रही है। खाने की थाली फर्श के एक कोने में उपेक्षित पड़ी है। विवान ने सब्जी रोटी को हाथ तक नहीं लगाया। बोतल में पानी भी भरा पड़ा है। यह तो बड़ी समस्या हो गई। यदि ये खाएगा नहीं तो मुंह कैसे खोलेगा? आलोक ने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बंद कमरे के दृश्य देखते हुए कहा। एक दिन बाद ही उसकी शादी है। एक नए जीवन में प्रवेश करने का उत्साह, जिम्मेदारियां और कर्तव्यों के विचार उसके सिर से फिलहाल के लिए हट गए हैं। रात में जागने की थकान आंखों के नीचे जमा हो रही है। पूरे दिन धूप में घूमने के परिणाम स्वरूप तेलिए चेहरा काला पड़ गया है। आज वह इधर उधर घूमा और विवान के चरित्र के इतिहास को एकत्रित किया। अकादमिक रूप से यह लड़का बेहतरीन है, स्टैटिस्टिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन इसके बड़े भाई विशाल उससे बिल्कुल विपरीत। जो एक बड़े स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वे पढ़ाई में से ज़्यादा खेल कूद और गपशप की ओर आकर्षित थे। उन्हें सालों से इधर उधर घूमने की भी आदत थी। विशाल को घूमने का बहुत नशा था। बाबू साल में 2-3 बार अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करते थे। सबके साथ मन खोलकर मिलता था। विवान की मां ने वर्दीधारी आलोक को जवाब दिया, अपनी पल्लू से आंखों के कोने से आंसू पोंछते हुए। पहले की चमक और व्यक्तित्व उसके बेटे की कुरूपता के कारण महिला के चेहरे से धुल गए थे। वह साल में लगभग 2 या 3 बार बाहर घूमने जाया करता था। आलोक थोड़ा हैरान हुआ और बोला, एक कॉलेज के लड़के को इतना पैसा कैसे और कहाँ से मिलता था? पहले तो उसके पापा उसे पैसे देते थे, फिर पिता और पुत्र के बीच थोड़ा विवाद हुआ। मेरे पति उसे डांटते थे क्योंकि वह अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। इसलिए जब उसे अपने पिता से पैसे नहीं मिले तो उसने पार्ट टाइम नौकरी कर ली। वह अपना खर्चा खुद चलाता था। कॉलेज के बाद उसे एक स्थायी नौकरी मिल गई। अपनी पसंद से शादी कर ली, लेकिन देखो क्या से क्या हो गया। विवान की माँ आंखों में आंसू लिए रोने लगी। मैंने उससे कहा था कि इस लड़की से शादी मत करो। लड़की में मांगलिक दोष है, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुना। मेरा बच्चा आखिरकार खाई में गिरकर मर ही गया। निसंतान माँ के दर्द को कम करने के लिए आलोक के पास कोई भी शब्द नहीं थे। हालांकि जब वह सांत्वना भरे भाव में महिला के कंधे पर हाथ रखने ही वाला था कि उसके दिमाग में अवनी के साथ की गई मानसिक प्रताड़ना याद आ गई। दया, माया और करुणा के अस्थायी बुलबुले तुरंत शांत हो गए और आलोक ने एक अन्वेषक के कठोर खोल को पकड़ लिया। एक गहरी सांस लेते हुए आलोक ने फिर से अवनी की पूर्व सास से पूछा, बाबू का मतलब विशाल है? और दोनों भाइयों द्वारा एक ही रंग के एक ही तरह के कपड़े चुनने का कारण? विवान अपने भाई से बहुत प्यार करता था। बड़े भाई को जो पसंद था वह उसे भी पसंद था। वे कपड़े, जूते, घड़ियां एक साथ खरीदते थे। उसने नाक खींचते हुए कहा। उनके बातों में दो लड़कों के प्रति पूर्वाग्रह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एक को भावुक बाबू के रूप में संबोधित करते हुए और दूसरे पर आम नाम लागू करती है। क्या विवान को भी विशाल की तरह घूमना पसंद था? आलोक ने पूछा, क्योंकि दोनों भाइयों की समानता देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। विवान के कुछ दोस्तों से बात करने के बाद उसे पता चला कि विवान को घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं था। यह लड़का विपरीत था अपने बड़े भाई के स्वभाव से। विवान सारा दिन किताबों के साथ बैठे रहते थे। नहीं, विवान को बाहर जाना पसंद नहीं था। दिन भर केवल किताबें और किताबें। वह पढ़ाई में मग्न रहता था। लड़का हर साल अच्छे नंबर पर रहता था। उसके पास ऐसा कोई खास दोस्त नहीं था। केवल बड़े भाई और कहानी की किताबें ही उसके साथी थे। आलोक के सवाल के जवाब में विवान की मां ने कहा, विशाल तो दिन भर दोस्तों के साथ रहता था, फिर वह अपने भाई को समय कैसे देता था? कथन में असंगति देखकर आलोक की भौहें तन गई। इतना अच्छा स्टूडेंट होने के बावजूद आपने विवान को एक औसत स्कूल में क्यों दाखिला दिलवाया? आलोक ने विवान का रिपोर्ट कार्ड चेक करते हुए कहा। विवान की सफलता रिपोर्ट कार्ड में स्पष्ट है। एक उचित मार्गदर्शक के बिना यह सफलता वास्तव में प्रशंसनीय है। विशाल अपने भाई को उस तरह समय नहीं दे पाता था,
इसलिए बाबू अपने भाई की मर्जी का खाना और नाश्ता खरीद देते थे। विवान की माँ ने आलोक से कहा। और उसके पिता के पास बड़े और अच्छे स्कूल में भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि छोटे पढ़ने में अच्छा था, इसलिए बड़े को पढ़ाई में अच्छा था, तो इसलिए छोटे बेटे को बैंक सपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना? आलोक ने महिला की बात बीच में ही काटते हुए कहा। अच्छा दिमाग, समझदार, तेज, इसलिए उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी। ध्यान विशाल पर जाता क्योंकि वह कमज़ोर था। माताओं को शायद कमज़ोरी की संगति ज़्यादा पसंद है ना? सामने खड़े पुलिसकर्मी का सवाल सुनकर विशाल की माँ की भौहें तन गई। शायद वह अक्सर संयोजना को समझने की कोशिश कर रही थी। आलोक का गुस्सा और भी बढ़ गया जब उन्होंने महिला की असमंजस की स्थिति को देखा। आपका सबसे बड़ा बेटा कमज़ोर नहीं था, वह एक कमज़ोर छात्र था और बदसंगति, गपशप और पैसे उड़ाने में सिद्धहस्त था। आप भली भांति जानते भी हैं कि भले ही आपने उसे एक प्रतिष्ठित स्कूल और ट्यूशन के लिए बैंक सपोर्ट दी, लेकिन यह काम नहीं आया, क्योंकि आपने हाई प्रोफाइल स्टेटस दिया लेकिन शासन ढीला रखा। सारा दिन गपशप करने और घर लौटने के बाद भी आप जानना नहीं चाहती थी कि वह कहाँ गया, किससे मिला और क्या किया। झूठ बोलना आसान है, लेकिन माता पिता अपने बेटे की गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं यदि वो चाहें। क्या मतलब है तुम्हारा? विवान की माँ ने आलोक की बातों को समझे बिना ही कहा। सारा दिन बाहर घूमता रहता था। तुम यह क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं कह रहा, आपके बड़े बेटे के स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा। आपका बेटा ज़्यादातर समय स्कूल नहीं जाता था। उसे कई बार पकड़ा गया और यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी फ़ोन किया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि किराए के पेरेंट्स आते थे शिक्षक की डांट सुनने के लिए। अब मुझे बताइए, नामी दामी स्कूल भेजकर आपको क्या हासिल हुआ? आलोक ने व्यंग भरे लहजे से कहा। लड़का अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, लेकिन माँ को नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है। वह एक बेटे को पैसे दे रही है, लेकिन माँ दूसरे बेटे के अच्छे परिणामों से संतुष्ट है और सोचती है कि यदि आप कमज़ोर के साथ रहेंगे तो गलत संक्रमण से बचा पाएंगे। क्या स्कूल और ट्यूशन से ही बच्चों का गलत संक्रमण रोकना संभव है? या हमें सभी बच्चों के लिए समानता बनाए रखनी चाहिए, चाहे वे लड़की हों या लड़कियां? आलोक के शब्द पिघलते हुए गर्म शीशे की तरह महिला के कर्णों में गहराई से प्रवेश कर रहे थे। उनका सिर भारी होने लगा। पहला बच्चा होने के कारण विशाल के प्रति विशेष आकर्षण था। उसके अलावा उनके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उनका ध्यान हमेशा उस पर ही रहता था। बचपन में मेधावी होने के बावजूद विवान नज़रों से ओझल हो रहा था। विचार ऐसा था कि विवान तो यह सब कर सकता है। मैं विशाल के बारे में सोचती हूँ, लेकिन कौन सोच सकता है कि माँ के सशर्त प्यार का इस तरह दुरुपयोग किया जा सकता है। उनकी आंखें जलती हुई लग रही थी। मुझे विवान का शांत स्वभाव याद है। वापस स्कूल से आना और माँ के चारों ओर घूमना, छोटे बेटे के हाथ में भोजन का कटोरा थमाकर बड़े बेटे को अपने हाथों से खिलाना। कमजोर नहीं था वह, दुष्ट था। अस्पष्ट स्वर में विवान की माँ ने कहा। एक आंख का अंधा आपका पति नहीं थे, आप थे। आलोक ने चुप्पी तोड़ी। यद्यपि आपका पति काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, लेकिन वे कभी नहीं चाहते थे कि विशाल परिवार को अंधेरे में रखकर एक लोफर की तरह इधर उधर भटके। आपके पति दूरदर्शी आदमी थे। उनके बड़े बेटे को पैसे न देने का यही कारण था। यह रवैया कतई वांछनीय नहीं है कि लड़का है तो छोड़ देना चाहिए। अधिकारी आलोक का सुलभ एवं अदम्य व्यक्तित्व उमड़ पड़ा। विवान और विशाल दोनों आपके लड़के थे, तो दोनों के साथ आपको समान व्यवहार करना चाहिए था। कमजोर के लिए अत्यधिक स्नेह मजबूत को अवसाद में धकेल सकता है। आप एक बार सोचिए। बात करने के लिए साथी भी नहीं। पिता काम से बाहर हैं, माँ बड़े भाई में व्यस्त है और बड़ा भाई दोस्तों में व्यस्त है। घर में किताबें बिखरी पड़ी हैं, महंगे फर्नीचर भरपूर हैं, पर कहीं जीवन नहीं। छोटा बेटा अच्छा करे तो भी माँ की नज़र बड़े बेटे पर टिकी रहती है। क्या यह एक आंख से अंधे के सपने देखना नहीं है? दो बच्चे मजबूत हों कमज़ोर हों चाहे कुछ भी हो, माँ की नज़र में दोनों बराबर होने चाहिए। अपने बेटे की बात सुनकर विवान की माँ का दिल टूट गया। नीचे फर्श पर देखकर जैसे अपनी आत्मग्लानि महसूस कर रही है।
बड़े बेटे का स्वभाव जानने के बाद उनका मन भारी हो गया है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि विशाल पर भले ही बहुत पैसे खर्च किए गए हों, लेकिन उन्होंने स्कूल और कॉलेज के लिए समय नहीं दिया। क्या लापरवाह प्रेम से, अनुशासन के बिना स्कूल और ट्यूशन से सफलता प्राप्त करना संभव है? इसका जवाब नहीं मिला। आपने अनजाने में अपने बेटे को अकेलेपन की ओर धकेल दिया। भले ही उसे आप अपनी पसंद की दुल्हन दिलाई, लेकिन आपने कभी यह नहीं जानना चाहा कि क्या वह उसे पसंद करती भी है या नहीं। इसलिए आपको इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि वह अपने कॉलेज के सहपाठी अवनी से प्यार करता है। कमरे में बिजली भी गिर जाती तो शायद खड़ी महिला इतनी नहीं चौंकती जैसा अभी चौंक उठी। आलोक ने फिर से बिजली की झटके की तरह दिखाई देने वाले नज़ारे को देखते हुए कहा, आप कैसे समझेंगी? आपका परिवार तो आपके बड़े बेटे के इर्द गिर्द ही घूमता था। लेकिन विशाल ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसका भाई विवान अवनी को पसंद करता है। अस्पष्ट स्वर में कहते हुए उसने फिर कहा, तो क्या चैट बॉक्स में दिखाए गए सभी संदेश सही थे? क्या विवान वास्तव में अवनी से प्यार करता था? लेकिन अगर वह उससे प्यार करता था, तो वह ऐसा व्यवहार उससे क्यों करेगा? भाई की शादीशुदा पत्नी को क्यों गंदा प्रपोज? विशाल ने अपना स्वार्थ देखा था, इसीलिए तो अपनी माँ से छिपा दिया भाई का प्यार, जैसे स्कूल और कॉलेज में शिक्षकों की शिकायतें माँ से छिपा लेता था। आलोक ने आह भरते हुए कहा। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात आलोक के दिमाग में आई जब वह कदम बढ़ाया था बाहर जाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि विशाल अवनी के लिए नहीं मरा, इसलिए कृपया किसी लड़की पर मांगलिक चुड़ैल शब्द ना जोड़ें। मैंने सुना है कि आप अंग्रेजी में स्नातक हैं, इसलिए मैंने कम से कम आपसे शिक्षा के मानक को बनाए रखने की आशा की थी। लेकिन मैं भूल गया था कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, मानसिक विकास का उपकरण नहीं। थाने में, सर, पायल मैडम ने फ़ोन किया। आपका फ़ोन नहीं लग रहा है। पुलिस कांस्टेबल के झटकों से आलोक की झपकी टूट गई। वह दिन के अंत में मेज़ पर सर रखकर सो रहा था। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कहानी को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।